क्वेश्चन नंबर पहला है, पृथ्वी को किसका जुड़वा ग्रह माना जाता है या फिर जुड़वा बहन? तो ये माना जाता है शुक्र ग्रह को। और यहाँ से एक और प्रश्न बनता है कि कौन से ग्रह को जो है हम लोग शाम या भोर का तारा कहते हैं? तो शुक्र ग्रह को। तो ये भी क्वेश्चन कई बार एग्जाम में बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शुक्र ग्रह सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमण पूरा कितने दिनों में करता है? यानी शुक्र ग्रह सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमा करने में कितना दिन लगाता है? तो चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन राइट है? आप लोग अच्छे से देख लें चारों ऑप्शन। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है 255 दिनों में जो है शुक्र ग्रह सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमण पूरा करने में समय लगाता है। क्वेश्चन नंबर 3 है, शनि ग्रह के चंद्रमाओं की संख्या कितनी है? तो शनि ग्रह के चंद्रमाओं की संख्या कितनी है? 30 से अधिक, 25, 16 से कम या फिर 27? तो शनि ग्रह के चंद्रमाओं की संख्या 30 से अधिक है। क्वेश्चन नंबर 4, सूर्य की पृथ्वी से लगभग दूरी कितनी है? तो लगभग में बतानी है आपको सूर्य की पृथ्वी से दूरी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, 15 करोड़ किलोमीटर। क्वेश्चन 5, सूर्य एक है? तो ये तो क्वेश्चन सबसे बन गया होगा, सूर्य एक तारा है। क्वेश्चन नंबर 6, कृत्रिम पिंड कौन से होते हैं? तो कृत्रिम पिंड कौन से होते हैं? तो ये होते हैं मानव निर्मित उपग्रह। क्वेश्चन 7, हमारा सौर मंडल भाग है नक्षत्र मंडल का, ग्लोब का, मिल्की वे का या इनमें से कोई नहीं? तो हमारा सौर मंडल भाग है मिल्की वे का। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार जो है एग्जाम में रिपीटेड है। और देखिए जितने भी क्वेश्चन कराए जा रहे हैं सारे क्वेश्चन जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आप लोग हर एक क्वेश्चन जो है बहुत ध्यान से देखते चलें, याद करते चलें। तो क्वेश्चन नंबर 8 है, शनि के बाद सबसे अधिक उपग्रहों की संख्या वाला ग्रह कौन सा है? बुध, शनि, यूरेनस यानी अरुण या फिर मंगल? तो ऑप्शन के हिसाब से देखा जाए तो यहाँ पे यूरेनस यानी अरुण इसका राइट आंसर होगा। और अगर ऑप्शन में बृहस्पति देता तो फिर बृहस्पति इसका राइट आंसर होता। क्वेश्चन नंबर 9, चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर पूरा करने में कितने दिनों का टाइम लगाता है? तो चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर पूरा करता है 27 दिनों में। क्वेश्चन नंबर 10, हम हमेशा चंद्रमा के एक ही भाग को देख पाते हैं क्योंकि ऑप्शन में दिया गया है चंद्रमा का अपनी धुरी पर तथा पृथ्वी की एक परिक्रमा पूरी करने में समय लगभग बराबर है। चंद्रमा का आकार बहुत बड़ा है तो ये तो गलत है। चंद्रमा सूर्य के प्रकाश से ये भी गलत है। तो उपरोक्त सभी का तो कोई चांस ही नहीं है। तो इसलिए इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, चंद्रमा का अपनी धुरी पर तथा पृथ्वी की एक परिक्रमा पूरी करने में समय लगभग बराबर है, इसलिए जो है केवल हम लोग चंद्रमा के एक ही भाग को देख पाते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, पृथ्वी का उपग्रह निम्न में से कौन सा है? तो इस क्वेश्चन का आंसर तो लगभग सभी लोगों को पता होगा, पृथ्वी का उपग्रह है चंद्रमा। क्वेश्चन 12, किस ग्रह पर जीवन पाया जाता है? तो आसान क्वेश्चन है, पृथ्वी पे। क्वेश्चन 13, सूर्य से दूरी के हिसाब से ग्रहों में पृथ्वी का स्थान कौन सा है? तो देखिए इसका कॉन्सेप्ट मैं आप लोगों को बता दे रहा हूं। जैसे ये अगर सूर्य है, ये मान लीजिए सूर्य है, तो सूर्य के सबसे नजदीक है बुध, फिर आपका आता है शुक्र, फिर पृथ्वी, फिर मंगल, फिर बृहस्पति, फिर शनि, फिर अरुण, फिर वरुण। यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति है ये, शनि, और ये अरुण है और ये वरुण है। कई बार ये आपको सीरियल से भी पूछ देता है, तो आप लोग इसको जरूर याद रखें। सूर्य से दूरी के क्रम में सभी ग्रहों को जो है आप लोग जरूर याद रखें। तो यहाँ पे देखें पृथ्वी का स्थान कौन सा है, पहला, दूसरा और तीसरा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, तीसरा।
क्वेश्चन 14, लाखों आकाशगंगाएं मिलकर किसका निर्माण करती हैं? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, ब्रह्मांड का। लाखों आकाशगंगाएं मिलकर ब्रह्मांड का निर्माण करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, मुख्य ग्रहों के अतिरिक्त अनेक छोटे छोटे पिंड सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, इन्हें हम क्या कहते हैं? उल्का पिंड, क्षुद्र ग्रह, निहारिका या मंदाकिनी? तो इन्हें कहते हैं हम लोग क्षुद्र ग्रह। क्वेश्चन नंबर 16, पृथ्वी की सतह पानी से कितनी ढकी हुई होती है? क्वेश्चन नंबर 17, सूर्य के तीसरा सबसे नजदीक ग्रह कौन सा है? तो अभी हम लोगों ने देखा यह है पृथ्वी। क्वेश्चन नंबर 18 है, सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर किस प्रकार के पथ पर चक्कर लगाते हैं? तो आप लोगों ने फिजिक्स में पढ़ा होगा ग्रहों के गति संबंधी केपलर का नियम। तो केपलर का क्या नियम है कि सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर एक दीर्घवृत्ताकार कक्षा में परिक्रमा करते हैं और सूर्य कक्षा के किसी एक फोकस पे स्थित होता है। तो यानी कहने का मतलब है जो सभी ग्रह हैं सूर्य के चारों ओर वो दीर्घवृत्ताकार कक्षा में परिक्रमा करते हैं। दीर्घवृत्ताकार का मतलब हो गया कि ऐसे ये आपका सूर्य है तो ये ऐसे परिक्रमा करते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, ध्रुव तारे से किस दिशा का ज्ञान होता है? तो ये होता है उत्तर दिशा का ज्ञान। क्वेश्चन नंबर 20, 7 तारों का समूह क्या कहलाता है? स्मॉल बियर, सप्तऋषि या ए तथा बी कोई नहीं या ए और बी दोनों? तो 7 तारों के समूह को स्मॉल बियर और सप्तऋषि दोनों कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, ए एवं बी दोनों। क्वेश्चन नंबर 21 है, सौर मंडल में क्या शामिल है? तो सौर मंडल में सूर्य भी शामिल है, उपग्रह भी, उल्का पिंड भी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 22, सूर्य के सबसे नजदीक ग्रह कौन सा है? तो अभी ऊपर हम लोगों ने देखा बुध ग्रह जो है सूर्य के सबसे नजदीक है। क्वेश्चन नंबर 23, सौर मंडल के केंद्र में क्या स्थित है? तो सौर मंडल के केंद्र में स्थित है सूर्य। क्वेश्चन नंबर 24, पृथ्वी से चंद्रमा की लगभग दूरी कितनी है? तो पृथ्वी से चंद्रमा की लगभग में दूरी कितनी है? तो यह है 3,84,400 किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर 25, लाखों तारों के समूह को क्या कहते हैं? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, आकाशगंगा। लाखों तारों के समूह को आकाशगंगा कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 26, सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में लगभग कितना समय लगता है? तो ये प्रश्न सबसे बन गया होगा 8 मिनट और कहीं कहीं 20 सेकेंड या 22 सेकेंड भी दिया होता है। क्वेश्चन 27, किस ग्रह को पृथ्वी के जुड़वा ग्रह? ये तो क्वेश्चन हम लोगों ने देखा, शुक्र ग्रह को। क्वेश्चन 28, क्षुद्र ग्रह किन कक्षाओं के बीच पाए जाते हैं? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत बार ये भी एग्जाम में पूछा गया है। जितने भी क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं वो सभी जो है बहुत बार एग्जाम में रिपीटेड है। तो ये पाए जाते हैं मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं के बीच। क्षुद्र ग्रह मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं के बीच पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 29, चंद्रमा किस दिन पूरा दिखाई देता है? तो चंद्रमा पूरा दिखाई देता है पूर्णिमा के दिन। क्वेश्चन 30, चंद्रमा किस दिन गायब हो जाता है? तो अमावस्या के दिन। सूर्य क्या है? तो तारा है। क्वेश्चन 32, हमारे सौर मंडल में कितने ग्रह हैं? तो टोटल 8 ग्रह हैं। क्वेश्चन 33, प्रकाश की चाल कितनी है? तो प्रकाश की चाल आप लोगों ने पढ़ा होगा 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है, बट ऑप्शन में ये नहीं दिया गया है तो हम लोग इसको किलोमीटर में निकालेंगे। तो 3 × 10⁸ यानी 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 और किलोमीटर में निकालना है तो 1000 से डिवाइड कर देंगे तो 3 जीरो से कट गया, टोटल कितना आया 0। 3 के बाद आप लोग 5 जीरो लगा देंगे, यानी ऑप्शन ए में दिया गया है
3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड प्रकाश की चाल है। तो ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 34, सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक, ये तो क्वेश्चन देख लिया हम लोगों ने। क्वेश्चन 35, पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह कौन सा है? तो यह है चंद्रमा। चंद्रमा क्या है? तो चंद्रमा एक प्रकार का उपग्रह है और पृथ्वी का उपग्रह चंद्रमा है। प्रश्न है 21 जून को सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं। तो 21 जून को सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं कर्क रेखा पर। ऑप्शन डी इस प्रश्न का राइट आंसर है। और अगर पूछे 22 दिसंबर को सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं तो मकर रेखा पर। 22 दिसंबर को सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं मकर रेखा पर और 21 जून को कर्क रेखा पर। क्वेश्चन नंबर 2, किस महीने में 28 या 29 दिन होते हैं? तो ये तो आसान क्वेश्चन है, फरवरी में। लेकिन अगर क्वेश्चन यही पूछ दे कि लीप ईयर में कितने दिनों का फरवरी होता है, तो लीप ईयर में जो है 29 दिनों का होता है। लीप ईयर यानी कि जैसे 2020 है आपका, इसको जब आप लोग 4 से डिवाइड करेंगे तो ये पूरा कट जाएगा, तो ये लीप ईयर है और इसमें फरवरी 29 दिन का होता है। और लीप ईयर जो है प्रत्येक 4 साल बाद आता है। तो 2020 में लीप ईयर था, अब आएगा 2024 में। तो हर 4 साल बाद जो है लीप ईयर आता है। क्वेश्चन नंबर 3, सामान्यतः एक वर्ष को जिन ऋतुओं में बांटा जाता है, तो ये बांटा जाता है गर्मी, सर्दी, वसंत तथा शरद। ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 4, कब दिन और रात बराबर होते हैं? तो 21 मार्च और 23 सितंबर दोनों इस प्रश्न का राइट आंसर है। ऑप्शन सी, ए एवं बी दोनों। इस दिन जो है भूमध्य रेखा पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं और इस दिन जो है दिन और रात बराबर होते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, सूर्य की सीधी किरणें विषुवत वृत्त पर किस दिन पड़ती हैं? तो अभी ऊपर मैंने बताया 21 मार्च और 23 सितंबर, बट ऑप्शन में 23 सितंबर नहीं है, तो इसलिए 21 मार्च इस प्रश्न का सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 6, किस पर 6 महीने का दिन और 6 महीने की रात होती है? तो ये होती है ध्रुवों पर। क्वेश्चन 7, ऋतु परिवर्तन पृथ्वी की किस गति के कारण होता है? तो ऋतु का परिवर्तन पृथ्वी के किस गति के कारण होता है? तो ये होता है परिक्रमण के गति के कारण। और दिन और रात घूर्णन गति के कारण होता है। देखिए, घूर्णन गति और परिक्रमण गति में अंतर आप लोग समझ लीजिए। जब कोई भी वस्तु अपनी एक्सिस पे रोटेशन करे, जैसे कि ये पृथ्वी है मान लीजिए और ये एक्स एक्सिस है, और जब ये अपने एक्सिस पे रोटेट करे, जैसे कि लट्टू की गति आप लोगों ने पढ़ी होगी, वो अपने अक्ष पे जो है रोटेट करता है, तो ये घूर्णन गति होती है। और परिक्रमण गति, जैसे कि ये सूर्य है और ये जब पूरा जो चक्कर पृथ्वी लगाती है, तो ये जो है परिक्रमण गति हो गई। तो आप लोगों ने दोनों में अंतर समझ लिया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 8, पृथ्वी की कौन सी गतियां हैं? तो पृथ्वी की परिक्रमण गति भी करती है, घूर्णन गति भी। तो ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 9, पृथ्वी अपनी कक्षा में घूमते हुए सूर्य के चारों ओर एक चक्कर कितने दिन में पूरा करती है? तो ये करती है 365 सही 1/4 दिन में। क्वेश्चन 10, पृथ्वी अपने अक्ष पर कितने घंटे घूमती है? तो ये घूमती है 24 घंटे। क्वेश्चन नंबर 11, जब पृथ्वी पर दिन और रात बराबर होते हैं तो उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं हम लोग विषुव। क्वेश्चन 12, किस गति के कारण दिन रात बनते हैं? तो दिन रात बनते हैं पृथ्वी के घूर्णन गति के कारण, और ऋतुओं में परिवर्तन होते हैं परिक्रमण गति के कारण। क्वेश्चन नंबर 13, पृथ्वी का जो भाग सूर्य के सामने हो वहां क्या होता है?
तो जो भाग सामने हो वहां पे जो है दिन होता है, और जो सामने नहीं होता है वहां पे रात होता है। क्वेश्चन नंबर 14, पृथ्वी की सूर्य के चारों ओर की गति को क्या कहा जाता है? तो इसे कहते हैं हम लोग परिक्रमण गति। क्वेश्चन 15, पृथ्वी सूर्य के चारों ओर कक्षा में किस आकार में घूमता है? तो ये घूमता है अंडाकार या दीर्घवृत्ताकार। जैसे ये सूर्य है तो पृथ्वी जो है ऐसे परिक्रमण करता है। क्वेश्चन 16 है, 2020 एक लीप वर्ष था, अगला लीप वर्ष कब होगा? तो हर 4 साल बाद लीप वर्ष आता है जिसमें फरवरी 29 दिनों का होता है, तो ये होगा 2024 में। क्वेश्चन नंबर 17, किस मौसम में दिन छोटे हो जाते हैं? तो ये तो आसान क्वेश्चन है, सबसे बन गया होगा सर्दी में। क्वेश्चन नंबर 18, गर्मी में क्रिसमस का पर्व कहाँ मनाया जाता है? गर्मी में क्रिसमस का पर्व कहाँ मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है ऑस्ट्रेलिया में। तो क्वेश्चन नंबर 19, ऋतु में परिवर्तन पृथ्वी की किस गति के कारण होता है? ये तो क्वेश्चन हम लोगों ने देख लिया है, परिक्रमण। क्वेश्चन 20, सूर्य की किरणें सीधी कर्क रेखा पर खाली स्थान को पड़ती हैं, तो कर्क रेखा पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं 21 जून को, और यहीं अगर मकर रेखा होता तो 22 दिसंबर को। क्वेश्चन नंबर 21, एक लीप वर्ष में कितने दिन होते हैं? तो लीप वर्ष में फरवरी 29 दिनों का होता है, तो एक दिन बढ़ जाता है सामान्य वर्ष के मुकाबले, तो ये होता है 366 दिन का। क्वेश्चन 22, दिन और रात किस कारण होते हैं? तो ये तो रिपीटेड क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 23, यूरोप को एशिया से अलग करने वाली पर्वत श्रृंखला है? तो यह है यूरोल। ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 24, सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो सबसे बड़ा महाद्वीप है एशिया, उसके बाद है अफ्रीका, फिर उत्तरी अमेरिका, फिर दक्षिणी अमेरिका। क्वेश्चन नंबर 25, सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? तो सबसे छोटा महाद्वीप है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। क्वेश्चन 26, विश्व का सबसे, ये क्वेश्चन 2 बार रिपीट हो गया है। क्वेश्चन नंबर 27, विश्व की सबसे पुरानी वलित पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो विश्व की सबसे पुरानी वलित पर्वत श्रृंखला है अरावली। क्वेश्चन नंबर 28, जिन पर्वतों की सतह ऊबड़ खाबड़ तथा शिखर शंक्वाकार होती है, ऐसे पर्वत को क्या कहा जाता है? तो इन्हें हम लोग कहते हैं वलित पर्वत। जैसे कि आपका अपलेशियन है, अरावली है, हिमालय है, रॉकी एंडीज, ये सभी जो है वलित पर्वत हैं। क्वेश्चन नंबर 29 दिया है, नीचे दिए युग्मों में से कौन सही सुमेलित है? तो आपको ये दिए गए हैं, इनमें से आपको बताना है कौन सही सुमेलित है। आप लोग अच्छे से देख लें और बताएं कौन सही सुमेलित है। तो इसमें जो सही सुमेलित हुए है 2 और 3। ऑप्शन 2 में है, यानी ये 2 नंबर में है वासजेस पर्वत, तो ये भ्रंशोत पर्वत है, तो ये सही है। माउंट किलिमंजारो ज्वालामुखी पर्वत है, तो ये भी सही है। बट यहाँ पे यूराल पर्वत दिया है और ज्वालामुखी पर्वत, तो ये गलत है। यूराल जो है एक वलित पर्वत है। और ऑप्शन 4 में है, यहाँ पे 4 नंबर में फ्यूजियामा पर्वत, तो ये वलित पर्वत नहीं है, ये जो है ज्वालामुखी पर्वत है। तो ये एक दूसरे में ये अल्टरनेट करके दे दिए हैं, तो ये गलत हो गया है। केवल 2 और 3 सही है। क्वेश्चन नंबर 30, पृथ्वी पर सबसे गहरा बिंदु कौन सा है? तो पृथ्वी पर सबसे गहरा बिंदु कौन सा है? तो ये है मेरियाना गर्त या मेरियाना ट्रेंच, और ये प्रशांत महासागर में है। क्वेश्चन नंबर 31, पृथ्वी के बड़े स्थलीय भूभाग कहलाते हैं? पृथ्वी के बड़े स्थलीय भूभाग कहलाते हैं महाद्वीप। क्वेश्चन 32, मनाकी पर्वत किस महासागर में स्थित है?
तो ये स्थित है प्रशांत महासागर में और ये माउंट एवरेस्ट से भी ऊंचा है। क्वेश्चन नंबर 33, विश्व का सबसे ऊंचा पठार है, तो यह है तिब्बत का पठार। क्वेश्चन 34, बिहार में सोन नदी किस तरह के क्षेत्र से होकर गुजरती है? तो बिहार में सोन नदी किस तरह के क्षेत्र से होकर गुजरती है? तो ये गुजरती है मैदानी क्षेत्र से होके। क्वेश्चन नंबर 35, वाल्मीकि नगर बिहार के किस क्षेत्र में अवस्थित है? तो वाल्मीकि नगर बिहार के पूर्वी क्षेत्र में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 36, धान की फसल के लिए उपयुक्त मिट्टी है? तो धान की फसल के लिए उपयुक्त मिट्टी है चिकनी मिट्टी। क्वेश्चन 37, पठार के ऊपर की सतह होती है? पठार के ऊपर की सतह होती है सपाट। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 38, प्रतिशत के हिसाब से वायुमंडल का प्रमुख घटक है? तो प्रतिशत के हिसाब से वायुमंडल का प्रमुख घटक है नाइट्रोजन। ये पाया जाता है 78% और ऑक्सीजन पाया जाता है 21% और कार्बन डाइऑक्साइड पाया जाता है 0.03%। क्वेश्चन नंबर 39, दो भूभागों को मिलाने वाली भूमि की संकरी पट्टी कहलाती है? तो दो भूभागों को मिलाने वाली भूमि की संकरी पट्टी कहलाती है स्थल संधि। और अगर यही क्वेश्चन पूछे कि दो जल भागों को मिलाने वाली जल की संकरी पट्टी, तो उसे हम लोग कहते हैं जल संधि। तो यहां से दो क्वेश्चन बन सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 40, किस गैस की मात्रा में वृद्धि से वैश्विक तापमान में वृद्धि होती है? तो ग्रीन हाउस गैस कौन सा है इसमें? तो यह है कार्बन डाइऑक्साइड। और ग्रीन हाउस गैस कौन से हैं? तो मीथेन है आपका, नाइट्रोजन ऑक्साइड है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, जलवाष्प है, ये सभी जो है ग्रीन हाउस गैस हैं। क्वेश्चन नंबर 41, बच्चों विश्व का सबसे ऊंचा शिखर माउंट एवरेस्ट समुद्र तल से 8,848 मीटर ऊंचा है। समुद्री जल का तल सभी जगह समान होता है और स्थल की ऊंचाई को समुद्र तल से मापा जाता है। तो आप बताएं कि समुद्र को क्या माना जाता है? तो ये प्रश्न ये कह रहा है कि माउंट एवरेस्ट समुद्र तल से 8,848 मीटर ऊंचा है और इसकी जो ऊंचाई मापी गई है वो समुद्र तल से मापी गई है, इतनी है। और आपको ये बताना है कि समुद्र तल की ऊंचाई क्या है। तो जब समुद्र तल से ही मापा गया है तो समुद्र तल की ऊंचाई 0 होगी। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 42, माउंट एवरेस्ट की समुद्र तल से ऊंचाई है? तो ये क्वेश्चन ऊपर भी आया था, यह है 8,848 मीटर। क्वेश्चन 43, विश्व का सबसे गर्म मरुस्थल कौन सा है? तो विश्व का सबसे गर्म मरुस्थल है सहारा रेगिस्तान। और अगर सहारा नहीं होता और ऑप्शन में आटाकामा दिया होता जो कि चिली में है, तो ये विश्व का सबसे शुष्क गर्म मरुस्थल है। गोबी मरुस्थल मंगोलिया में पड़ता है और ये आटाकामा जो है ये चिली देश में है। थार जो है भारत और पाकिस्तान में है। क्वेश्चन 44, निम्नलिखित में से कौन सा संकीर्ण क्षेत्र है जहां भूमि जल और वायु एक साथ पाते हैं? तो यह है जीवमंडल। ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही उत्तर है। क्वेश्चन 45, ठोस चट्टानों से युक्त पृथ्वी का क्षेत्र है? तो यह भूमंडल। क्वेश्चन 46, विश्व की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? तो ये माउंट एवरेस्ट है। और भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके इस प्रश्न का उत्तर जरूर दें। क्वेश्चन 47, जीवन के लिए आवश्यक तत्व क्या है? तो जीवन के लिए आवश्यक तत्व भूमि, जल, हवा ये सभी हैं। तो ऑप्शन डी
सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 48, गैस की परतें जो पृथ्वी को चारों ओर से घेरती हैं क्या कहलाती हैं? तो ये कहलाती हैं वायुमंडल। क्वेश्चन 49, पृथ्वी को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो पृथ्वी को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो नीला ग्रह के नाम से। क्वेश्चन 50, विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो देखिए यहां से दो टाइप के क्वेश्चन बनते हैं और बहुत सारे लोग जो है वो गलत करके आते हैं। विश्व की सबसे लंबी नदी, अगर यहीं पे जो पूछ देता विश्व की सबसे बड़ी नदी, तब भी क्या करते, बहुत सारे लोग जो है नील नदी लगा के चले आते हैं। बट यहाँ पे दोनों क्वेश्चन में डिफरेंस है। लंबी का सेंस हो गया लंबाई से और बड़ी का सेंस हो गया वो वॉल्यूम से। तो वॉल्यूम की बात की जाए तब तो अमेजन होगा, और अगर लंबी की बात की जाए तो नील होगा। तो आप लोगों ने लंबी और बड़ी का कॉन्सेप्ट समझ लिया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन 51, कौन सा एकमात्र महाद्वीप है जिससे भूमध्य रेखा, कर्क रेखा और मकर रेखा गुजरती हैं? एशिया, अफ्रीका, यूरोप या उत्तरी अमेरिका? तो यह है अफ्रीका महाद्वीप। क्वेश्चन 52, सहारा मरुस्थल किस महाद्वीप में स्थित है? सहारा मरुस्थल किस महाद्वीप में स्थित है? तो यह है अफ्रीका महाद्वीप में। क्वेश्चन नंबर 53, अंटार्कटिका में निम्नलिखित में से कौन से भारतीय अनुसंधान केंद्र हैं? तो मैत्री भी है, दक्षिण गंगोत्री भी है और भारती भी है। तो ये तीनों अनुसंधान, भारतीय अनुसंधान केंद्र जो है अंटार्कटिका में है। क्वेश्चन 54, उत्तरी ध्रुव वृत्त किससे होकर गुजरता है? उत्तरी ध्रुव वृत्त किससे होकर गुजरता है? तो ये गुजरता है यूरोप से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत और श्रीलंका के बीच जल संधि है। तो भारत और श्रीलंका के बीच कौन सी जल संधि है? तो यह है पाक जल संधि। क्वेश्चन नंबर 56, आर्कटिक महासागर किस जल संधि से प्रशांत महासागर से जुड़ा हुआ है? तो ये जुड़ा है बेरिंग जल संधि के द्वारा आर्कटिक महासागर, प्रशांत महासागर आपस में जुड़े हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 57, वायुमंडल में किस गैस का प्रतिशत सर्वाधिक है? तो यह है नाइट्रोजन। ये क्वेश्चन ऊपर भी आया है। क्वेश्चन नंबर 58, विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है एंडीज पर्वतमाला और ये दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में है। क्वेश्चन नंबर 59, इनमें से कौन सा एक महासागर नहीं है? तो अंटार्कटिका ये महाद्वीप है, ये महासागर नहीं है। क्वेश्चन नंबर 60, ग्रीक भाषा में जीवन को क्या कहते हैं? ग्रीक भाषा में जीवन को कहते हैं बायोस। क्वेश्चन नंबर 61, कौन सा महासागर एस आकार का है? तो कौन सा महासागर एस आकार का है? तो यह है अटलांटिक महासागर एस आकार का। क्वेश्चन नंबर 62, ग्रीक भाषा में हुडर का क्या अर्थ है? तो ग्रीक भाषा में हुडर का अर्थ होता है पानी और जल। तो ये एक ही चीजें हैं। क्वेश्चन 63, पृथ्वी का ठोस भाग क्या कहलाता है? पृथ्वी का ठोस भाग स्थलमंडल या भूमंडल कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 64, निम्न गैस पृथ्वी को गर्म रखती है। तो ग्रीन हाउस गैस आप लोगों ने पढ़ा है, कार्बन डाइऑक्साइड। क्वेश्चन नंबर 65 है, सबसे बड़ा महासागर है। तो सबसे बड़ा महासागर है प्रशांत महासागर और सबसे छोटा तो वो है आर्कटिक महासागर। क्वेश्चन नंबर 66, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप को दक्षिणी अमेरिका से अलग किया जाता है। तो उत्तर अमेरिका महाद्वीप को दक्षिण अमेरिका महाद्वीप से अलग किया जाता है पनामा जल संधि के द्वारा।
क्वेश्चन 67, पृथ्वी के बहुत बड़े भाग पर जल पाया जाता है। जल से भरे इस भाग को क्या कहा जाता है? तो इसे हम लोग जलमंडल कहते हैं। क्वेश्चन 68, पृथ्वी का वह भाग जहां स्थल जल एवं हवा एक साथ मिलते हैं उसे क्या कहते हैं? तो इसे हम लोग कहते हैं जीवमंडल। एक दो दो तीन क्वेश्चन है जो कि रिपीटेड है। क्वेश्चन नंबर 69, निम्न में से किसे महासागरीय बेसिन कहा जाता है? किसे महासागरीय बेसिन कहा जाता है? तो ये कहा जाता है बड़े जलाशयों को महासागरीय बेसिन। क्वेश्चन 70, ग्रीक भाषा में लिचास का अर्थ पत्थर है, तो एटमास का अर्थ क्या होगा? एटमास का अर्थ होगा वाष्प। क्वेश्चन 71, बंगाल की खाड़ी भारत के किस दिशा में है? बंगाल की खाड़ी भारत के किस दिशा में है? तो यह है दक्षिण पूर्व। क्वेश्चन नंबर 72, उत्तरी ध्रुव वृत्त स्थित है। तो उत्तरी ध्रुव वृत्त स्थित है, तो ये स्थित है विषुवत वृत्त के 66.5 डिग्री उत्तर में। तिहत्तर नंबर का प्रश्न है, दक्षिणी ध्रुव वृत्त स्थित है विषुवत रेखा के किस दिशा में? तो 66.5 डिग्री दक्षिण में। क्वेश्चन नंबर 74, कर्क रेखा का अक्षांशीय मान क्या होता है? तो कर्क रेखा का अक्षांशीय मान होता है 23.5 डिग्री नॉर्थ, और मकर रेखा का अक्षांशीय मान होता है 23.5 डिग्री साउथ। क्वेश्चन नंबर 75, विषुवत वृत्त से ध्रुवों तक स्थित समानांतर वृत्त को क्या कहते हैं? तो इन्हें कहा जाता है अक्षांश रेखाएं। क्वेश्चन नंबर 76 है, अंटार्कटिक वृत्त किस गोलार्ध में स्थित है? तो ये स्थित है दक्षिणी गोलार्ध में। क्वेश्चन 77, पृथ्वी उत्तरी तथा दक्षिणी ध्रुवों पर कैसी होती है? तो ये थोड़ी चपटी है। क्वेश्चन 78, अक्षांश वृत्त निम्नलिखित के समानांतर वृत्त बनाते हैं। तो विषुवत वृत्त के। क्वेश्चन नंबर 79, उत्तरी ध्रुव क्या दर्शाता है? तो उत्तरी ध्रुव दर्शाता है 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश। क्वेश्चन नंबर 80, जब ग्रीनविच में दोपहर 12 बजे होंगे उस समय 180 डिग्री पर समय क्या होगा? तो सभी को पता है 1 डिग्री की जो वैल्यू है वो 4 मिनट होती है, और यहाँ पे 180 डिग्री दिया है, और 1 घंटे में जो है 1 घंटे में 15 डिग्री होता है। तो 180 डिग्री में जब हम लोग 15 से डिवाइड करेंगे तो टोटल हम लोग को घंटे की वैल्यू पता चल जाएगी। तो यहाँ से जब आप लोग काटेंगे तो ये आएगा 12 घंटे, यानी जब 12 में 12 जोड़ेंगे तो ये कितना आएगा? तो ये आएगा मध्य रात्रि, यानी मध्य रात्रि का 12 बजा होगा। क्वेश्चन नंबर 81, विभिन्न यामोत्तर पर स्थित स्थानों का स्थानीय समय क्या होता है? तो अलग अलग होता है। क्वेश्चन नंबर 82, विषुवत वृत्त का अक्षांश कितना होता है? विषुवत वृत्त का अक्षांश कितना होता है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी 0 डिग्री। और 0 डिग्री देशांतर रेखा को हम लोग जो है अंतर्राष्ट्रीय समय रेखा भी कहते हैं। और 180 डिग्री देशांतर रेखा को अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहा जाता है। देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न।
अगला प्रश्न है कर्क वृत्त किस गोलार्ध में स्थित है? तो ये उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 84, असम का धुबरी नामक स्थान कहां पर स्थित है? तो ये स्थित है 26 डिग्री उत्तरी अक्षांश एवं 90 डिग्री पूर्वी देशांतर पर। क्वेश्चन नंबर 85, पृथ्वी को कितने समय क्षेत्रों में बांटा गया है? तो 24। क्वेश्चन नंबर 86, ग्रिड किसका जाल है? तो ये अक्षांशों एवं देशांतरी यामोत्तरों का जाल है। क्वेश्चन नंबर 87, जिस समय ग्रीनविच पर स्थित प्रमुख यामोत्तर पर सूर्य आकाश के सबसे ऊंचे बिंदु पर होगा, उस समय यामोत्तर पर स्थित सभी स्थानों पर क्या होगा? तो होगा दोपहर। क्वेश्चन नंबर 88, कर्क रेखा किस समानांतर अक्षांश से गुजरती है? तो ये गुजरती है 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश से। क्वेश्चन नंबर 89, पृथ्वी अपने अक्ष पर किस दिशा में घूमती है? तो पृथ्वी अपने अक्ष पर किस दिशा में घूमती है? तो ये घूमती है पश्चिम से पूर्व। क्वेश्चन नंबर 90 है, देशांतरों की कुल संख्या कितनी होती है? तो देशांतरों की कुल संख्या है 360। अक्षांशों की कुल संख्या कितनी है? तो अक्षांश रेखाओं की कुल संख्या है 181। और वही अगर पूछ दे क्वेश्चन मानक गोलों पर अक्षांश रेखाओं की कुल संख्या, तो 179। तो ये दो तरह के क्वेश्चन बनते हैं। क्वेश्चन नंबर 92, उत्तरी शीत कटिबंध स्थित है? तो ये स्थित है उत्तरी गोलार्ध में। दक्षिणी ध्रुव वृत्त स्थित है दक्षिणी गोलार्ध में। क्वेश्चन 94, प्रमुख यामोत्तर का मान है? तो यह है 0 डिग्री, जिसे कि हम लोग अंतर्राष्ट्रीय समय रेखा कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 95, भारत का समय ग्रीनविच मानक समय से कितने घंटे आगे है? तो ये 5.5 घंटे आगे है। क्वेश्चन नंबर 96, शीत कटिबंध किसके नजदीक पाया जाता है? तो ये पाया जाता है ध्रुवों के नजदीक। क्वेश्चन नंबर 97, भारत का मानक यामोत्तर है? तो भारत का मानक यामोत्तर है यह है 82.5 डिग्री पूर्व, और ये इलाहाबाद के नैनी से होके गुजरता है। क्वेश्चन नंबर 98, जब भारत में 5:30 PM बजे हुए हैं, उस समय लंदन में क्या समय होगा? तो लंदन से ही ग्रीनविच मीन टाइम लिया जाता है, और जो भारत का समय है वो ग्रीनविच के टाइम से जो है 5.5 घंटे आगे है। तो लंदन में पूछा है क्या समय होगा। अगर भारत में 5:30 PM बजे हैं, तो हमको 5.5 घंटे जो है वो पीछे जाना पड़ेगा। तो 5.5 घंटे जब पीछे जाएंगे तो ये आएगा दोपहर के 12, 1, 2, 3, 4, तब जाके आपका 5:30 PM बजेगा। तो ऑप्शन इस प्रश्न का सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक देशांतर से दूसरे देशांतर की दूरी तय करने में सूर्य को कितना समय लगता है? यानी 1 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है? तो ये होती है 4 मिनट। यही क्वेश्चन पूछा है। क्वेश्चन नंबर 100 है, सबसे अधिक गर्मी कहाँ पड़ती है? तो सबसे अधिक गर्मी पड़ती है उष्णकटिबंध में। 101 नंबर का प्रश्न है, कर्क रेखा है? तो कर्क रेखा है 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश। क्वेश्चन नंबर 102, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा से पूरब जाने पर, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा से पूरब जाने पर क्या होता है? तो एक तिथि जो है घटा दी जाती है, और पश्चिम जाने पे एक तिथि बढ़ा दी जाती है। तो ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 103, विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? तो यह प्रशांत महासागर। अब सबसे छोटा है आर्कटिक। यह पहला है, जमीन पर के बड़े भाग को कागज पर दिखाने के लिए प्रयोग करते हैं। ऑप्शन में दिया गया है छोटे मापक का, बड़े मापक का
और ऑप्शन सी में है दोनों मापक का, या फिर ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। तो जमीन पर के बड़े भाग को कागज पर दिखाने के लिए प्रयोग करते हैं छोटे मापक का। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 2, जिस मानचित्र में पर्वत, पठार, मैदान इत्यादि को दर्शाते हैं उसे कहते हैं। ऑप्शन में दिया गया है थीमेटिक मानचित्र, भौतिक मानचित्र, राजनैतिक मानचित्र या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जिस मानचित्र में पर्वत, पठार, मैदान इत्यादि को दर्शाते हैं उसे कहते हैं भौतिक मानचित्र। क्वेश्चन नंबर 3, मानचित्र में मैदान को दिखाते हैं कौन से रंग से, काले, नीले, हरे या लाल। तो मानचित्र में मैदान को दर्शाया जाता है हरे रंग से। क्वेश्चन नंबर 4, मानचित्र में दक्षिण दिशा होती है। तो मानचित्र में दक्षिण दिशा होती है नीचे की ओर। क्वेश्चन नंबर 5, मानचित्र निर्माण में ध्यान रखना चाहिए। ऑप्शन में दिया गया है संकेतों का, दिशाओं का, मापक का या उपयुक्त सभी का। तो मानचित्र के निर्माण में संकेत, दिशाएं, मापक इन सभी का ध्यान रखा जाता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 6, प्रधान दिग बिंदु उत्तर तथा पूर्व के बीच की दिशा क्या कहलाती है। तो उत्तर और पूर्व के बीच की दिशा कहलाती है उत्तर पूर्व ही। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 7, आपसे एक चिन्ह दिया गया है और आपसे पूछा है ये किस प्रतीक का चिन्ह है। पक्की सड़क का, रेलवे लाइन का, कच्ची सड़क का या नदी का। तो ये चिन्ह जो दिया गया ये है पक्की सड़क का। ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 8 है, सड़क मानचित्र, वर्षा मानचित्र, वन तथा उद्योगों के विवरण को प्रदर्शित करने वाले मानचित्र क्या कहलाते हैं। तो इन्हें कहते हैं हम लोग थीमेटिक मानचित्र। जो सड़क, वर्षा, वन, उद्योगों को प्रदर्शित करता है उसे कहा जाता है थीमेटिक मानचित्र। क्वेश्चन नंबर 9 है, बड़े पैमाने वाले मानचित्र छोटे पैमाने वाले मानचित्र की अपेक्षा जानकारी प्रदान करते हैं। ऑप्शन में दिया गया है कम, अधिक, न के बराबर या इनमें से कोई नहीं। तो ये अधिक जानकारी प्रदान करते हैं। बड़े पैमाने वाले मानचित्र छोटे पैमाने वाले मानचित्र की अपेक्षा जो है अधिक जानकारी प्रदान करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, निम्न में से कौन सा मानचित्र अन्य 3 मानचित्र प्रकारों से भिन्न है। यानी 3 जो है वो एक ग्रुप का है, एक जो है उससे अलग है। तो वही बताना है। ऑप्शन में दिया गया शहरों का मानचित्र, पठारों का मानचित्र, नदियों का मानचित्र या मैदानों का मानचित्र। तो इसमें जो ऑप्शन ए में शहरों का मानचित्र दिया गया है ये जो है इन तीनों से भिन्न है। तो ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 11, मैदानों को दर्शाने के लिए निम्न में से किस रंग का प्रयोग होता है। तो ये तो क्वेश्चन दोबारा रिपीट हो गया, हरे रंग का प्रयोग होता है। क्वेश्चन नंबर 12, निम्न में से मानचित्र का घटक क्या नहीं है। तो आपको बताना है मानचित्र का घटक क्या नहीं है। तो मानचित्र का घटक दिशा भी है और दूरी भी है, चिन्ह भी है, लेकिन ये दिक् सूचक नहीं है। तो यही पूछा है क्या नहीं है। तो ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 13 है, गांव या शहर के मानचित्र में क्या प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन में दिया गया है छोटा पैमाना, बड़ा पैमाना, मध्यम पैमाना या कोई पैमाना नहीं। तो गांव या शहरों के मानचित्र में बड़े पैमाने का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14 नंबर का प्रश्न, मानचित्र में महाद्वीपों अथवा देशों को दर्शाने के लिए कैसा पैमाना प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन में दिया गया छोटा पैमाना, बड़ा पैमाना, कोई पैमाना नहीं या मध्यम पैमाना। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है छोटा पैमाना। महाद्वीपों और देशों को दर्शाने के लिए मानचित्र में छोटे पैमाने का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 15, मानचित्र में भूरे रंग का प्रयोग किस लिए किया जाता है।
ऑप्शन ए में दिया है जलाशयों के लिए, ऑप्शन बी में है पर्वतों के लिए, ऑप्शन सी में है पठारों के लिए, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है मानचित्र में भूरे रंग का प्रयोग किया जाता है। जो ऑप्शन सी दिया है पठारों के लिए इस प्रश्न का, सॉरी पर्वतों के लिए, ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर है। भूरे रंग का प्रयोग पर्वतों के लिए किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 16, पृथ्वी की सतह या इसके एक भाग पर पैमाने के अनुसार खींचा गया चपटा चित्र क्या कहलाता है? ऑप्शन ए में है मानचित्र, ऑप्शन बी में है ग्लोब, ऑप्शन सी में है प्रतीक, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो ये मानचित्र कहलाता है। पृथ्वी की सतह या एक भाग पर पैमाने के अनुसार खींचा गया चपटा चित्र मानचित्र कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 17, चुंबकीय सुई की दिशा हमेशा किस दिशा में होती है? तो ये हमेशा उत्तर दक्षिण की दिशा में होती है। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। प्रश्न संख्या 18, पश्चिम तथा दक्षिण के बीच की दिशा कौन सी है? तो ये दक्षिण पश्चिमी है। ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 19, पृथ्वी के प्राकृतिक आकृतियों जैसे कि पर्वतों, पठारों, मैदानों, नदियों, महासागरों आदि को दर्शाने वाले मानचित्रों को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए में है थीमेटिक मानचित्र, ऑप्शन बी में है राजनीतिक मानचित्र, ऑप्शन सी भौतिक अथवा भौतिक या उच्चावच मानचित्र, या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन सी। इसे कहा जाता है भौतिक या उच्चावच मानचित्र, जिसमें पर्वत, पठार, मैदान, नदियां, महासागर आदि को दर्शाया जाता है, उसे कहा जाता है भौतिक या उच्चावच मानचित्र। क्वेश्चन नंबर 20, निम्न में से कौन सा मानचित्र थीमेटिक मानचित्र नहीं है? तो कौन सा मानचित्र थीमेटिक मानचित्र नहीं है? ऑप्शन में दिया गया सड़क मानचित्र, वर्षा मानचित्र, महासागरों का मानचित्र या उपरोक्त सभी। तो इसमें जो ऑप्शन सी दिया है महासागरों का मानचित्र, ये थीमेटिक मानचित्र नहीं है। तो ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर है। और आज का हमारा अंतिम प्रश्न है, मुख्य दिशाओं का पता लगाने के लिए क्या प्रयोग किया जाता है? तो मुख्य दिशाओं का पता लगाने के लिए दिक्सूचक का प्रयोग किया जाता है। पहला प्रश्न है, रबी फसलों के लिए प्रसिद्ध ताल क्षेत्र अवस्थित है। तो ये कहाँ अवस्थित है या स्थित है? तो ये स्थित है पूरब से पूरब की तरफ। क्वेश्चन 2, सोमेश्वर पहाड़ियां हैं कहाँ है? तराई क्षेत्र में, राजगीर में, कैमूर में या मंदार हिल में? तो सोमेश्वर की पहाड़ियां हैं, यह है तराई क्षेत्रों में, और अगर यहाँ पश्चिमी चंपारण दिया होता तो ये इसका राइट आंसर होता, बट ऑप्शन में दिया है तराई क्षेत्र, तो ये इसका सही उत्तर है। क्वेश्चन 3, सरैसा क्षेत्र में शामिल जिले हैं। तो सरैसा क्षेत्र में शामिल जिले कौन से हैं? ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4 है, गन्ना उत्पादक जिले हैं। तो बिहार के प्रमुख गन्ना उत्पादक जिले कौन से हैं? चारों ऑप्शन आप लोग देखिए, कौन सा ऑप्शन राइट होगा? तो इसमें जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, गोपालगंज, बेतिया और मोतिहारी। ये जो है बिहार के प्रमुख गन्ना उत्पादक जिले हैं। क्वेश्चन नंबर 5, निम्न में से कब बिहार का विभाजन हुआ था? 1912, 1936, 2000 या ए बी सी तीनों? तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन डी, ए बी और सी तीनों। बहुत सारे लोगों के मन में प्रश्न ये उठ रहा होगा कि बिहार तो एक ही बार अलग हुआ होगा, लेकिन नहीं, बिहार जो है 3 बार अलग हुआ था। सबसे पहले बिहार जो है पश्चिम बंगाल से सन 1912 में संयुक्त रूप से बिहार और उड़ीसा मिलके अलग हुए थे। फिर उसके बाद से 1936 में
जो है बिहार से उड़ीसा अलग हुआ था। फिर उसके बाद सन 2000 में बिहार और झारखंड एक थे पहले, और सन 2000 में जो है झारखंड बिहार से अलग हो गया। तो बिहार का विभाजन कुल 3 बार हुआ है। क्वेश्चन नंबर 6 है, वर्तमान में बिहार सचिवालय में कुल कितने विभाग हैं? तो वर्तमान में बिहार सचिवालय में कुल कितने विभाग हैं? तो ये हैं 44। ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 7, बिहार सचिवालय के सभी विभागों का कार्य किसके द्वारा संपादित होता है? राज्यपाल, मुख्यमंत्री या फिर राष्ट्रपति? तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन डी, इन तीनों के द्वारा जो है बिहार सचिवालय के सभी विभागों का कार्य संपादित होता है। प्रश्न संख्या 8 है, राज्य में कुल कितने, यहाँ पे प्रखंड नहीं होगा, ये होगा प्रमंडल, यानी बिहार राज्य में कुल कितने मंडल हैं? तो बिहार राज्य में कुल मंडलों की संख्या है वो है 9। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 9, वर्तमान बिहार में कुल कितने जिले हैं? तो वर्तमान में बिहार में कुल जिलों की संख्या है वो है 38। प्रश्न संख्या 10, बिहार में कुल कितने अनुमंडल हैं? तो वर्तमान में बिहार में कुल अनुमंडलों की जो संख्या है वो है 101। ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 11, बिहार में कुल कितने प्रखंड या फिर आप लोग ब्लॉक कह लीजिए? तो वर्तमान में बिहार में कुल कितने ब्लॉक हैं? तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन सी 534। क्वेश्चन नंबर 12, निम्न में से कौन बिहार का प्रमंडल है? तो इनमें से कौन बिहार का प्रमंडल है? तो मगध भी है, कोसी भी है और तिरहुत भी है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन डी, ए बी सी तीनों सही है। क्वेश्चन नंबर 13, निम्न में से कौन बिहार का एक प्रमंडल नहीं है? तो इनमें से कौन बिहार का एक प्रमंडल नहीं है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन सी, मधेपुरा बिहार का एक प्रमंडल नहीं है। पटना है, सारण है और मुंगेर है। क्वेश्चन 14, बिहार के कितने प्रमंडल के अंतर्गत 6 जिले आते हैं? तो वर्तमान में बिहार में कितने ऐसे प्रमंडल हैं जिसके अंतर्गत 6 जिले हैं? तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन ए। तो वो है पटना, पटना है, तिरहुत है और एक है आपका मुंगेर। ये 3 ऐसे प्रमंडल हैं जिसके अंतर्गत सर्वाधिक 6 जिले आते हैं। चलते हैं अगले प्रश्न पे। तो 15 नंबर का प्रश्न है, निम्न में से किस प्रमंडल में सबसे कम जिले हैं? तो बिहार का कौन सा ऐसा प्रमंडल है जिसमें जो है जिलों की संख्या वो सबसे कम है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन बी, भागलपुर ऐसा प्रमंडल है जिसके अंतर्गत सबसे कम जिले हैं। क्वेश्चन नंबर 16, बिहार कटिबंध में स्थित राज्य है। तो बिहार किस कटिबंध में स्थित राज्य है? खाली स्थान दिया गया है। तो बिहार स्थित है उपोष्ण कटिबंध में। बिहार उपोष्ण कटिबंध में स्थित एक राज्य है। तो ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर है। क्वेश्चन 17 है, बिहार कैसा जलवायु प्रदेश है? तो ऑप्शन चारों देख लीजिए आप लोग। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन ए एवं बी दोनों, यानी बिहार मानसूनी और भूमध्य सागरीय दोनों प्रकार का जलवायु प्रदेश है। ऑप्शन डी इस प्रश्न का राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 18, किसी स्थान की जलवायु पर सर्वाधिक प्रभाव किसका पड़ता है? अक्षांश, देशांतर, महासागर या तटरेखा? तो किसी स्थान की जलवायु पर सर्वाधिक प्रभाव पड़ता है वो पड़ता है अक्षांश का। क्वेश्चन नंबर 19,
निम्न में से किसका प्रभाव किसी स्थान की जलवायु पर पड़ता है? किसका प्रभाव किसी स्थान की जलवायु पर पड़ता है? समुद्र से दूरी, वन, वर्षा की मात्रा या ए, बी और सी तीनों सही हैं? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, ए, बी और सी तीनों सही हैं। समुद्र से दूरी, वन और वर्षा की मात्रा, इन तीनों का प्रभाव जो है किसी भी स्थान की जलवायु पर पड़ता है। प्रश्न संख्या 20। इस वीडियो में आप लोगों को जो है हमारा राज्य बिहार से 80+ MCQ क्वेश्चन कराए जाएंगे, जिसमें कि आप लोग को बिहार की कृषि, बिहार की जनगणना, बिहार की जलवायु और बिहार के जो राष्ट्रीय उद्यान हैं उन सभी से प्रश्न करवाए जाएंगे। तो आप लोग वीडियो जरूर लास्ट तक वॉच करें, क्योंकि जितने भी प्रश्न करवाए जाएंगे वो सारे के सारे प्रश्न जो है प्रीवियस ईयर किसी न किसी कंपटीशन एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं। आप लोग की इतनी अच्छी तैयारी करा दी जाएगी कि इसका बेनिफिट आप लोग को डायरेक्ट एग्जाम हॉल में देखने को मिलेगा। अब आइए प्रश्न देखते हैं। तो प्रश्न दिया है, बिहार के पूर्वी भाग अररिया, किशनगंज, पूर्णिया एवं सहरसा में कैसी जलवायु पाई जाती है? तो इसमें कैसी जलवायु पाई जाती है? तो इसमें आर्द्र जलवायु पाई जाती है अररिया, किशनगंज, पूर्णिया एवं सहरसा में। प्रश्न संख्या 21। उत्तरी पश्चिमी बिहार जिसके अंतर्गत आपका आता है गोपालगंज, सिवान एवं सारण में कैसी जलवायु पाई जाती है? तो इसमें आर्द्र शुष्क जलवायु पाई जाती है। प्रश्न संख्या 22। मई, जून एवं अक्टूबर, नवंबर में कहां उठने वाली चक्रवातों का प्रभाव बिहार की जलवायु पर पड़ता है? अरब सागर, बंगाल की खाड़ी, दक्षिणी चीन सागर या ए, बी और सी तीनों सही हैं? तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन बी, बंगाल की खाड़ी। मई, जून एवं अक्टूबर, नवंबर में बंगाल की खाड़ी से उठने वाला चक्रवात जो है वो बिहार की जलवायु पर प्रभाव डालता है। प्रश्न संख्या 23। जाड़े के दिनों में पछुआ विक्षोभ के कारण चक्रवातीय वर्षा का प्रभाव राज्य पर पड़ता है, यानी बिहार राज्य पर पड़ता है। तो कौन से प्रकार का चक्रवातीय वर्षा का प्रभाव बिहार राज्य पर पड़ता है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन डी, शीतोष्ण। प्रश्न संख्या 24। तिवार्था ने बिहार की जलवायु को किस श्रेणी में रखा है? तो तिवार्था ने बिहार की जलवायु को रखा है उपोष्णकटिबंधीय की श्रेणी में। प्रश्न संख्या 25। बिहार में कौन सा महीना सर्वाधिक गर्म होता है? तो ये होता है मई। प्रश्न संख्या 26 है, बिहार में चलने वाली गर्म एवं शुष्क वायु को कहा जाता है? तो क्या कहा जाता है? तो आसान क्वेश्चन है, इसे कहा जाता है लू। प्रश्न संख्या 27 है, मई जून में आने वाली चक्रवाती तूफान, ये अलग अलग है, को बिहार में किस नाम से जाना जाता है? तो किस नाम से जाना जाता है? तो नॉर्वेस्टर के नाम से जानते हैं। प्रश्न संख्या 28। ग्रीष्म ऋतु में बिहार का सबसे गर्म जिला कौन होता है? तो कौन होता है? तो ये है गया। प्रश्न संख्या 29। बिहार के किस जिले में लाल पीली मिट्टी पाई जाती है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ए, बी एम सी। लाल पीली मिट्टी जमुई, बांका, नवादा, इन तीनों जिलों में पाई जाती है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन डी। प्रश्न संख्या 30। बिहार एक कृषि प्रधान राज्य है जहां की प्रतिशत जनसंख्या कृषि पर निर्भर है, यानी कितने प्रतिशत जनसंख्या जो है वो कृषि पर निर्भर है बिहार की? तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन डी, 86%। प्रश्न संख्या 31। राज्य के कुल एकल उत्पादन का कितना प्रतिशत हिस्सा कृषि क्षेत्र से प्राप्त होता है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन ए, 22.9%।
प्रश्न संख्या 32, बिहार के कुल कार्यकारी जनसंख्या का कितना प्रतिशत मात्र कृषि कार्य में संलग्न है? तो बिहार के कुल कार्यकारी जनसंख्या का कितना प्रतिशत कृषि कार्य में संलग्न है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन बी 77%। प्रश्न संख्या 33, बिहार की अर्थव्यवस्था का मूल आधार है? तो बिहार की अर्थव्यवस्था का मूल आधार है कृषि। क्या 34 से निम्न में से किस प्राकृतिक आपदा से बिहार प्रतिवर्ष ग्रस्त होने वाला राज्य है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर है, थोड़ा यहाँ पे मिस प्रिंटिंग है, यहाँ पे है बी और सी दोनों। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन डी, बाढ़ से और सूखा से। इन दोनों से जो है बिहार प्रतिवर्ष प्रभावित होता है। प्रश्न संख्या 35, बिहार में भूमि उपयोग प्रतिरूप के विकास पर निम्न में से किस कारक का प्रभाव पड़ता है? उच्चावच, जलवायु, वर्षा या इन तीनों का? तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन डी, ए, बी और सी तीनों सही हैं। प्रश्न संख्या 36, राजगीर वन्यजीव अभयारण्य किस जिले में स्थित है? तो राजगीर वन्यजीव अभयारण्य किस जिले में स्थित है? तो ये स्थित है नालंदा जिले में। प्रश्न संख्या 37, सकल बोए गए क्षेत्र और शुद्ध कृषि कार्य में लाए गए क्षेत्र का अनुपात क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है फसल गहनता। प्रश्न संख्या 38, बिहार को निम्न में से किस कृषि गहनता क्षेत्र में रखा गया है? तो ये रखा गया है उच्च में। प्रश्न संख्या 39, सांख्यिकी विधि का प्रयोग करते हुए किसने बिहार को 12 कृषि प्रदेशों में विभाजित किया है? तो ये किया है प्रोफेसर इनायत अहमद ने, बिहार को 12 कृषि प्रदेशों में विभाजित किया है। प्रश्न संख्या 40, निम्न में से कौन बिहार का बाढ़ग्रस्त क्षेत्र है? तो चारों ऑप्शन आप लोग देखिए। तो बिहार का बाढ़ग्रस्त क्षेत्र है वो उत्तर पूर्वी का इलाका। देखिए आप लोगों को जो है इतने इंपॉर्टेंट कंटेंट प्रोवाइड किए जा रहे हैं कि अगर आप लोग जो है केवल मेरे वीडियो पे 20 से 25 मिनट देते हैं तो इसका जो बेनिफिट है आपको डायरेक्ट एग्जाम में देखने को मिलेगा। आप खुद जब एग्जाम दे के आएंगे तो आप खुद इस चीज को जो है वो बताएंगे। प्रश्न संख्या 42, निम्न में से किस फसल का उत्पादन बिहार में होता है? खरीफ, रबी, जायद या इन तीनों का? तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन डी, इन तीनों का उत्पादन बिहार में होता है। प्रश्न संख्या 43, निम्न में से कौन सी फसल खरीफ के अंतर्गत आती है? तो धान खरीफ की फसल है, मक्का भी है, ज्वार भी है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन डी, ए, बी, सी और ये तीनों सही हैं। प्रश्न संख्या 44, निम्न में से कौन सी फसल खरीफ के अंतर्गत नहीं आती है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन बी, चना। ये जो है रबी की फसल है। बाकी खरीफ फसल के अंतर्गत बाजरा भी है, अरहर भी है और मूंग भी है, धान भी है और मक्का भी है। प्रश्न संख्या 45, खरीफ फसलों की बुआई कब होती है? तो खरीफ फसलों की बुआई कब होती है? तो ये होती है अगस्त सितंबर। प्रश्न संख्या 46, खरीफ फसलों की कटनी कब होती है? तो ये होती है अक्टूबर नवंबर में। और ये जो बुआई और कटनी का ये जो क्वेश्चन है ये ऑप्शन पे डिपेंड करता है। एक साथ अगर आपको दो ऑप्शन दिए हैं जुलाई अगस्त, अगस्त सितंबर, तो फिर क्वेश्चन जो है ये रॉन्ग हो जाएगा। कभी भी आपको जो है इतना डिफरेंस दिया जाएगा
कि आप लोग आसानी से पता कर लेंगे। प्रश्न संख्या 47, निम्न में से कौन सी फसल रबी के अंतर्गत आती है? तो इनमें से कौन सी फसल रबी की फसल है? गेहूं, जौ, चना, ये तीनों फसलें जो है रबी की फसल हैं। तो ऑप्शन डी इस प्रश्न का राइट आंसर है। प्रश्न संख्या 48, रबी फसल की बुआई कब होती है? तो रबी के फसल की बुआई कब होती है? तो ये होती है अक्टूबर नवंबर में। प्रश्न संख्या 49, बिहार राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्र की तुलना में समस्त वन क्षेत्र का प्रतिशत है। तो बिहार राज्य का जितना भौगोलिक क्षेत्र है उसके तुलना में जो समस्त वन क्षेत्र है उसका प्रतिशत कितना है? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन ए 7.84%। और ये जो डाटा है ये भारतीय वन सर्वेक्षण 2021 के अनुसार है। और देखिए जितने चैप्टर में चीजें दी गई हैं उससे ज्यादा ही आपको चीजें इस एमसीक्यू फॉर्मेट की सीरीज में कराई जा रही हैं। चैप्टर में तो बहुत सीमित चीजें हैं बट आपको जो है उससे ज्यादा क्वेश्चन करवा दिए जा रहे हैं कि कहीं से भी क्वेश्चन आए तो बहुत आसानी से आप लोग कर लेंगे। प्रश्न संख्या 50, बिहार का सबसे अधिक प्रतिशत वन क्षेत्रफल वाला जिला कौन सा है? तो बिहार का कौन सा ऐसा जिला है जिसमें प्रतिशत के हिसाब से सर्वाधिक वन क्षेत्रफल है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन ए, यह है कैमूर। प्रश्न संख्या 51, बिहार के किस जिले में सर्वाधिक वन है? तो यह है कैमूर में। देखिए आसान क्वेश्चन बन जाएगा, सर्वाधिक वन भी है कैमूर में और प्रतिशत क्षेत्रफल की भी बात होगी तब भी कैमूर सही होगा। प्रश्न संख्या 52, बिहार का न्यूनतम वन क्षेत्रफल वाला जिला है? तो बिहार का न्यूनतम वन क्षेत्रफल वाला जिला कौन सा है? तो यह है शेखपुरा। प्रश्न संख्या 53, बिहार में न्यूनतम वन प्रतिशत यानी प्रतिशत में जो है कौन सा जिला बिहार का जो है न्यूनतम वन वाला है? तो ये है शेखपुरा। देखिए ये भी आसान क्वेश्चन बन गया, न्यूनतम वन प्रतिशत में भी शेखपुरा है और न्यूनतम वन क्षेत्रफल में भी। प्रश्न संख्या 54, वन्य जीव सुरक्षा या संरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ? तो ये पारित हुआ था 1972 में। प्रश्न संख्या 55, वर्तमान समय में बिहार में कितने राष्ट्रीय उद्यान हैं? तो वर्तमान में बिहार में केवल एक राष्ट्रीय उद्यान है और वो उसका नाम क्या है? तो उसका नाम है वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान। और ये किस जिले में पड़ता है? इसका आंसर जो है आप लोग कमेंट बॉक्स में जितने ज़्यादा लोग कमेंट करेंगे ये पता चलेगा कि आप लोग जो है तैयारी अच्छी कर रहे हैं। तो जितना हो सके आप लोग इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। प्रश्न संख्या 56 है, वर्तमान समय में बिहार में कितने वन्यजीव अभयारण्य हैं? तो अभी वर्तमान में बिहार में कितने वन्यजीव अभयारण्य हैं? तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन सी 12। प्रश्न संख्या 57, वाल्मीकि नेशनल पार्क किस जिले में स्थित है? तो ये स्थित है पश्चिमी चंपारण में। प्रश्न संख्या 58, वाल्मीकि नेशनल पार्क की स्थापना कब हुई थी? तो ये हुई थी 1989 में। प्रश्न संख्या 59, गौतम बुद्ध वन्यजीव अभयारण्य कहाँ स्थित है? और देखिए कोई भी चीज जो है वो एक बार पढ़ने से नहीं याद होता है। आप लोग बार बार जब किसी भी चीज का रिवीजन करेंगे तो आपको जो है हर एक क्वेश्चन जो है वो एग्जाम हॉल में जब बैठेंगे तो वो आसानी से याद आ जाएंगे। तो जितना हो सके आप लोग एक बार ये वीडियो को देख लिए, फिर 2-4 दिन बाद फिर देखिए, फिर एग्जाम तक जो है कम से कम आप लोग 4-5 बार वीडियो को रिवाइज कर लीजिए।
तो इसलिए जितना हो सके आप लोग क्वेश्चन को रिवाइज करते रहें, इससे आपको चीजें भूलेंगी नहीं। तो 59 नंबर का प्रश्न है, गौतम बुद्ध वन्यजीव अभयारण्य कहाँ स्थित है, यानी किस जिले में है? तो यह है गया में। प्रश्न संख्या 60, नकटी बांध पक्षी अभयारण्य किस जिले में स्थित है? तो ये स्थित है बिहार के जमुई जिले में। प्रश्न संख्या 61, वाल्मीकि टाइगर रिजर्व किस जिले में स्थित है? तो ये स्थित है पश्चिमी चंपारण में। प्रश्न संख्या 62, कुशेश्वर स्थान पक्षी अभयारण्य किस जिले में स्थित है? तो ये स्थित है दरभंगा में। प्रश्न संख्या 63, भीमबांध वन्यजीव अभयारण्य किस जिले में स्थित है? तो ये स्थित है बिहार के मुंगेर जिले में। प्रश्न संख्या 64, विक्रमशिला गांगेय डॉल्फिन अभयारण्य किस जिले में है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन ए, यह है भागलपुर के जिले में। प्रश्न संख्या 65, कैमूर वन्य प्राणी अभयारण्य, यहाँ पे थोड़ा मिसप्रिंटिंग है, किस जिले में स्थित है? तो ये स्थित है ऑप्शन डी जो दिया है बी और सी, यानी कैमूर रोहतास इन दोनों जिले में स्थित है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन डी बी एवं सी दोनों। प्रश्न संख्या 66, गंगा डॉल्फिन रिसर्च सेंटर कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है पटना जिले में। प्रश्न संख्या 67, बिहार के किस उद्यान में एशिया का सबसे बड़ा गैंडा प्रजनन केंद्र स्थापित है? तो ये स्थापित है संजय गांधी जैविक उद्यान में, एशिया का सबसे बड़ा गैंडा प्रजनन केंद्र। प्रश्न संख्या 68 है, 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की कुल जनसंख्या भारत की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत थी? तो ये थी 8.56%। बिहार की जनसंख्या भारत की जनसंख्या का 8.56% थी। प्रश्न संख्या 69 है, 2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या के मामले में देश में बिहार का स्थान कौन सा है? तो यह है तीसरा। सबसे पहले आता है उत्तर प्रदेश, फिर आता है आपका महाराष्ट्र, फिर आता है आपका बिहार। प्रश्न संख्या 70, निम्न में से किस राज्य की जनसंख्या बिहार से अधिक है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन सी महाराष्ट्र। प्रश्न संख्या 71, जनसंख्या घनत्व के दृष्टिकोण से बिहार का देश में कौन सा स्थान है? तो जनसंख्या घनत्व के मामले में बिहार जो है देश में पहला स्थान रखता है। प्रश्न संख्या 72, बिहार का जनघनत्व कितने व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है? तो बिहार का जनसंख्या घनत्व कितने व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है? तो यह है 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। देखिए ऐसे ही आप लोगों को जो है बेसिक क्वेश्चन दिए जाएंगे, कोई आप लोगों को बीपीएससी का एग्जाम नहीं देना है। हाँ, ये हो सकता है कि क्वेश्चन पूछने का तरीका दूसरा हो जाए, बट क्वेश्चन तो यही रहेंगे। तो इसलिए आप लोग जो है अभी से अपनी तैयारी करें, क्योंकि जो है आपको कोई भी चीज एग्जाम तक कंफ्यूजन वाली ना रहे। प्रश्न संख्या 73, बिहार वर्तमान में कितने जिले हैं? तो ये तो क्वेश्चन हो गया है, 38 जिले हैं, रिपीटेड क्वेश्चन है। प्रश्न संख्या 74, बिहार का सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला कौन है? तो यह है पटना। प्रश्न संख्या 75, बिहार का न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला कौन है? तो यह है शेखपुरा।
प्रश्न संख्या 76, राज्य का सर्वाधिक जनघनत्व वाला जिला कौन है? तो सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला बिहार में कौन है? तो यह है शिवहर। प्रश्न संख्या 77, शिवहर का जन घनत्व कितने व्यक्ति वर्ग किलोमीटर है? तो यह है 1882 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। प्रश्न संख्या 78, बिहार का न्यूनतम जनघनत्व वाला जिला कौन है? तो बिहार का न्यूनतम जनघनत्व वाला जिला है कैमूर। प्रश्न संख्या 79, राज्य में सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला कौन है? तो यह है गोपालगंज। प्रश्न संख्या 80, गोपालगंज जिले का लिंगानुपात कितना है? तो यह है 1021। प्रश्न संख्या 81, बिहार राज्य में न्यूनतम लिंगानुपात वाला जिला कौन है? तो यह है मुंगेर। प्रश्न संख्या 82, साक्षरता की दृष्टि से बिहार का सबसे अधिक साक्षरता वाला जिला कौन है? तो बिहार का सर्वाधिक साक्षर जिला है वो है रोहतास। प्रश्न संख्या 83, साक्षरता की दृष्टि से बिहार का सबसे कम साक्षरता वाला जिला कौन है? तो यह है पूर्णिया। प्रश्न संख्या 84, 2001 से 2011 के दशक में सर्वाधिक दशकीय वृद्धि वाला जिला कौन था? बिहार की बात हो रही है। तो सर्वाधिक दशकीय वृद्धि वाला जिला था शेखपुरा। संख्या 1, नालंदा विश्वविद्यालय शिक्षा का विख्यात केंद्र रहा है। तो नालंदा विश्वविद्यालय वो किस धर्म के शिक्षा के लिए विख्यात केंद्र है? ऑप्शन में दिया है बौद्ध, जैन, इस्लामी या फिर ए और बी दोनों। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन ए, नालंदा विश्वविद्यालय बौद्ध धर्म की शिक्षा के लिए प्रसिद्ध है। प्रश्न संख्या 2, निम्न में से किस गुप्त शासक ने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कराई थी? तो वो कौन सा गुप्त शासक था जिसने कि नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की थी? तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन सी, कुमारगुप्त। प्रश्न संख्या 3, नालंदा विश्वविद्यालय का पतन पाल वंश और किस वंश के संघर्ष के कारण हुआ? तो नालंदा विश्वविद्यालय का पतन जो है पाल वंश और जो है किस वंश के संघर्ष के कारण हुआ था? तो ये हुआ था सेन वंश। पाल वंश और सेन वंश के संघर्ष के कारण जो है नालंदा विश्वविद्यालय का पतन हुआ था। प्रश्न संख्या 4, निम्न में से किस वंश की राजधानी राजगृह थी? गुप्त, हर्यक, कण्व या पाल? तो किस वंश की राजधानी राजगृह थी? तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन बी, हर्यक वंश की राजधानी राजगृह थी। प्रश्न संख्या 5, निम्न में से किस पहाड़ी पर विश्व का सबसे ऊंचा विश्व शांति स्तूप निर्मित करवाया गया है? तो चारों ऑप्शन आप लोग देखिए और बताइए विश्व का सबसे ऊंचा विश्व शांति स्तूप जो है किस पहाड़ी पे निर्मित करवाया गया है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन बी, रत्नागिरी पहाड़ी पे। प्रश्न संख्या 6, विश्व का सबसे ऊंचा विश्व शांति स्तूप कहाँ निर्मित है? तो ये निर्मित है राजगृह में। प्रश्न संख्या 7, किस देश के सहयोग से विश्व शांति स्तूप का निर्माण हुआ है? तो जापान के सहयोग से विश्व शांति स्तूप का निर्माण हुआ है। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर है। प्रश्न संख्या 8, निम्न में से कौन पर्यटन स्थल राजगीर में स्थित है? जीविका भ्रमण, सोन भंडार, आम्रवन या ए बी और सी तीनों? तो कौन सा पर्यटन स्थल है वो राजगीर में स्थित है? चारों ऑप्शन आप लोग देखिए कौन सा ऑप्शन राइट आंसर होगा। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है जीविका भ्रमण, ये भी राजगीर में है, सोन भंडार और आम्रवन तीनों है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन डी, ए बी और सी तीनों सही हैं।
प्रश्न संख्या 9, निम्न में से कौन महावीर जैन का जन्म स्थल है? तो आपको बताना है महावीर जैन का जन्म स्थल है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन ए, कुंडग्राम। प्रश्न संख्या 10, कुंडग्राम किस जिले में स्थित है? तो ये स्थित है नालंदा में। कुंडग्राम किन धर्मावलंबियों का पवित्र स्थल है? जैन, बौद्ध, शैव या सिख? तो ये है जैन धर्म का पवित्र स्थल कुंडग्राम। प्रश्न संख्या 12, मनियार मठ और सोन भंडार कहाँ स्थित है? मनियार मठ और सोन भंडार ये गुफा है, ये कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है राजगीर में। ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर है। प्रश्न संख्या 13 है, प्रेतशिला पर्वत किस जिले में स्थित है? तो प्रेतशिला पर्वत बिहार के किस जिले में स्थित है? तो ये स्थित है गया जिले में। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन ए। इनमें से किस शहर के किनारे, यह थोड़ा टाइपिंग एरर है, किस नदी के किनारे गया शहर स्थित है? तो आसान प्रश्न है, उम्मीद है इस प्रश्न का आंसर सभी से बन गया होगा। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, फल्गु। फल्गु नदी के किनारे गया शहर स्थित है। प्रश्न संख्या 15, विष्णुपद मंदिर बिहार में कहाँ स्थित है? मुंगेर, गया, राजगीर या मुजफ्फरपुर? तो विष्णुपद मंदिर कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है गया में। प्रश्न संख्या 16, विष्णुपद मंदिर का नवनिर्माण किसने करवाया था? तो इसका नवनिर्माण करवाया था अहिल्याबाई ने। ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर है। प्रश्न संख्या 17, अहिल्याबाई होलकर कहाँ की रानी थी? तो कहाँ की रानी थी? तो ये थी इंदौर की रानी। प्रश्न संख्या 18 है, ब्रह्मयोनी पहाड़ी तथा रामशिला पहाड़ी किस जिले में स्थित है? तो ये बिहार के किस जिले में स्थित है? वैशाली, मुंगेर, गया या भागलपुर? तो कौन सा ऑप्शन राइट होगा? तो ये स्थित है गया जिले में। ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर है। प्रश्न संख्या 19, मंगला गौरी मंदिर कहाँ स्थित है? गया, मुजफ्फरपुर, पटना या मुंगेर? तो मंगलागिरी मंदिर स्थित है गया में। बोध गया में किसके द्वारा निर्मित स्तूप था? तो बोध गया में जो स्तूप का निर्माण करवाया गया था वो किसके द्वारा करवाया गया था? तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन सी, ये करवाया गया था अशोक के द्वारा। संख्या 21 है, किस वंश के शासक हुविस्क ने बोध गया में भव्य एवं विशाल मंदिर का निर्माण करवाया था? तो हुविस्क किस वंश का शासक था? तो ये था कुषाण वंश का शासक। और कनिष्क के बाद जो है कुषाण वंश के शासक में जो है हुविस्क ने सिंहासन को संभाला था। प्रश्न संख्या 22, बोधगया स्थित महाबोधि मंदिर में महात्मा बुद्ध की किस आसन की मुद्रा वाली बड़ी मूर्ति स्थापित है? तो कौन सी मुद्रा है? तो ये है पद्मासन। ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर है। प्रश्न संख्या 23, महाबोधि मंदिर के पास एक विशाल वृक्ष है, तो किसका है? तो ये है पीपल का। प्रश्न संख्या 24, मान्यता के अनुसार महात्मा बुद्ध को किस वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त हुआ था? तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन है पीपल। प्रश्न संख्या 25, वर्तमान का बोधि वृक्ष किस पीढ़ी का है? तीसरी, चौथी, पांचवी या छठी? तो वर्तमान का जो बोधि वृक्ष है ये है पांचवी पीढ़ी का। निम्न में से कौन वज्रासन चबूतरे के पास अतर साधना के लिए बैठा था? तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन ए महात्मा बुद्ध।
प्रश्न संख्या 27, निम्न में से किसके द्वारा बोधि वृक्ष को ध्वस्त किया गया था? तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन डी, शशांक और तिस्यरक्षिता दोनों के द्वारा जो है बोधि वृक्ष को ध्वस्त किया गया था। 28 नंबर का प्रश्न है, निम्न में से किसकी पत्नी तिस्यरक्षिता थी? घनानंद, अशोक, शशांक या कुमारगुप्त? तो ये अशोक की पत्नी थी, ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर है। शशांक किस मत का अनुयायी था? शैव, वैष्णव, आजीवक या जैन? तो ये शैव मत का अनुयायी था शशांक। 30 नंबर का प्रश्न है, निम्न में से कौन पटना शहर का प्राचीन नाम नहीं है? तो 3 जो है वो पटना शहर के प्राचीन नाम है, एक नहीं है, तो वही बताना है। तो ऑप्शन बी फूलपुर नहीं है। बाकी पटना के प्राचीन नामों में पाटलिपुत्र भी है, पुष्पपुर और अजीमाबाद, ये तीनों है, लेकिन फूलपुर पटना शहर का प्राचीन नाम नहीं है, तो यही पूछा था। निम्न में से किसने अपनी पुस्तक में पाटलिपुत्र को पालीबोथरा कहा है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन बी, मेगास्थनीज। और मेगास्थनीज की प्रसिद्ध पुस्तक है इंडिका। प्रश्न संख्या 32 है, निम्न में से कौन पुस्तक मेगास्थनीज द्वारा लिखित है? तो सबको पता होगा, यह है इंडिका। मेगास्थनीज किस देश का यात्री था? ईरान, यूनान, सीरिया या रोम? तो मेगास्थनीज ये यूनान देश का यात्री था। निम्न में से किस मध्यकालीन शासक ने पाटलिपुत्र का नामकरण पटना किया था? अच्छा प्रश्न है, तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन सी, शेरशाह सूरी ने जो है पाटलिपुत्र का नाम बदल के पटना किया था। पटना साहिब में किस सिख गुरु का जन्म हुआ था? दूसरे, चौथे, सातवें या 10वें? तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन डी, 10वें सिख गुरु। और 10वें सिख गुरु कौन है? तो वो है गुरु गोविंद सिंह। निम्न में से किस सिख गुरु का जन्म पटना साहिब में हुआ था? तो ये हुआ था गुरु गोविंद सिंह का, ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर है। गुरु गोविंद सिंह का जन्म कब हुआ था? तो ये हुआ था 1666 ईस्वी में। प्रश्न संख्या 38 है, खुदा बख्श लाइब्रेरी मुगल कालीन एवं स्थापत्य कला का उदाहरण है। तो ये किस स्थापत्य कला का उदाहरण है? तो इसका जो आंसर है अभी डाउटफुल है। अगर आप लोगों में से किसी को इसका राइट आंसर पता हो तो वो लोग जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। प्रश्न संख्या 39, बिहार के दीदारगंज में पाई जाने वाली प्रसिद्ध चोरी वाली मूर्ति किस काल से संबंधित है? मौर्य, गुप्त, मुगल या राष्ट्रकूट? तो बिहार के दीदारगंज में पाई जाने वाली प्रसिद्ध चोरी वाली मूर्ति ये संबंधित है मौर्य काल से। प्रश्न संख्या 40, खुदा बख्श लाइब्रेरी की स्थापना कब हुई थी? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, 1891 ईस्वी में। प्रश्न संख्या 41 है, किस मुगल शासक ने पत्थर की मस्जिद का निर्माण करवाया था? तो चारों ऑप्शन आप लोग देखें, तो किस मुगल शासक ने पत्थर की मस्जिद का निर्माण करवाया था? तो ये करवाया था राजकुमार परवेज ने। ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर है। बिहार में प्रसिद्ध पत्थर की मस्जिद का निर्माण कहाँ हुआ है? तो बिहार का प्रसिद्ध पत्थर की मस्जिद का निर्माण कहाँ हुआ है? तो ये हुआ है पटना में। पटना में स्थित पत्थर की मस्जिद का निर्माण कब हुआ था? तो चारों ऑप्शन में से आप लोग बताएं कौन सा इसका राइट आंसर होगा।
तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 1621 ईस्वी में पत्थर की मस्जिद का निर्माण हुआ था। हजारी पुरानी धर्मशाला कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है बेतिया में। किस आंदोलन के बाद पटना में शहीद स्मारक का निर्माण हुआ था? तो वो कौन सा आंदोलन था जिसके बाद पटना में जो है शहीद स्मारक का निर्माण हुआ था? तो ये था भारत छोड़ो आंदोलन। पटना संग्रहालय की स्थापना कब हुई थी? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन है 1917 ईस्वी में। प्रश्न संख्या 47, ककोलत जलप्रपात भारत के बिहार राज्य के किस जिले में स्थित एक जलप्रपात है? तो ककोलत जलप्रपात ये बिहार के किस जिले में स्थित है? तो ये स्थित है ऑप्शन ए, नवादा में। प्रश्न संख्या 48, बिहार में गर्म जलकुंड कहाँ अवस्थित है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन डी, राजगीर में। ककोलत किस लिए प्रसिद्ध है? तो ये प्रसिद्ध है ठंडे जल के लिए। ए और डी दोनों सही है। बिहार में गोलघर कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है पटना में। ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर है।